वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कितने टाइप की होती है और किस तरह वो उनके मेथड है, किस तरीके से मेजर की जाती है नेशनल इनकम। देखिए, नेशनल इनकम के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, उसमें आप देख लीजिए कि नेशनल इनकम किसको कहते हैं, तो हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बस मैं आपको चंद शब्दों में बता दूं कि नेशनल इनकम, हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो कहेंगे टोटल नेट वैल्यू ऑफ all goods and services produced in a country within a specified period of time। या दो तीन चीजें हैं, बस उसको आप जहन में रखेंगे तो आसान हो जाएगी। पहले तो कहा नेट वैल्यू, नेट वैल्यू, ठीक है। यानी नेट वैल्यू का मतलब है कि इसमें जो हमने अपने पास से लगाया है उसको हटा देना है। जो इस साल की इनकम है सिर्फ उसकी बात हम करेंगे। नेट वैल्यू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, पूरी कंट्री में जितनी सर्विसेज और गुड्स बनी हैं, बिकी हैं, उनकी इन ए कंट्री। जाहिर है नेशनल इनकम अगर आप बता रहे हैं किसी की तो कंट्री होना जरूरी है, हम हवा में तो नहीं बता सकते, ठीक है। स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, टाइम होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कह दिया कि नहीं पिछले 5 साल में इतनी है, नहीं। एक टाइम होता है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। इसी तरीके से सब जगह अपने अपने फाइनेंशियल ईयर है, उसी टाइम में होता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि नेट वैल्यू होती है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की, होती है किसी कंट्री की लेते हैं हम, और एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें हम इसको काउंट करते हैं। अब देखिए यहां पर क्योंकि मैंने बताया नेट वैल्यू है, तो नेट वैल्यू हम किस चीज में काउंट करेंगे? हम उसमें क्या क्या देखते हैं? वेजेस देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, रेंट्स है, इंटरेस्ट है, पेंशन वगैरह पेमेंट्स होती है। ये सारी चीजें हम किसी भी कंट्री के रेजिडेंट की जमा कर लेते हैं, वही हमारी नेशनल इनकम होती है, ठीक है। अब हम मेजरमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए, इसको नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए ब्रॉडली स्पीकिंग आप कीजिए तो 3 तरीके होते हैं। देखिए, कोई प्रोडक्ट अगर बनता है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि ये मान लीजिए कोई फर्म है, हम एक फर्म का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। कोई एक फर्म है, यहां लोगों ने काम करके कुछ प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट मार्केट में आ गया। ये प्रोडक्ट मार्केट में आ गया बिकने के लिए, ठीक है। यहां लोगों ने जितना काम किया है उतना ही तो प्रोडक्ट आएगा, जितना काम करेंगे उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ये आ गया। अब हुआ ये कि यहां जितने लोग काम कर रहे थे इस प्रोडक्ट को बनाने पे उनको यहां पेमेंट मिली, ये तो आउटपुट हुआ, यहां उनको पेमेंट मिली, ठीक है। अब इस फर्म में जो सामान बना था वो यहां आया और इन आदमियों ने इस पेमेंट से इस सामान को खरीद लिया, तो ये एक्सपेंडिचर हो गया इनका, ठीक है। 3 चीज हो गई। फर्म ने आउटपुट दिया, वो आउटपुट के लिए सारी लेबर को पेमेंट मिली, और फिर उस पैसे से जो पेमेंट उनको मिली उससे उन्होंने ये सामान जो बना है वो खरीद लिया, तो वो एक्सपेंडिचर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब हम अपनी नेशनल इनकम को 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला है प्रोडक्ट या आउटपुट मेथड, जो ये वाला है, ठीक है। दूसरा कहलाता है इनकम मेथड। ये जगह नहीं थी, मैंने मेथड नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा उसको। ये कौन सा है? जो हमें यहां इनकम मिली थी, अगर हम उसको एक जगह काउंट कर लें तो ये वाला तरीका हमारा हो जाएगा। और तीसरा कहलाता है एक्सपेंडिचर मेथड। ये जो हमने सामान खरीदा चाहे स्पेंड किया वो आ जाएगा। देखिए, बात एक है तीनों जगह पर। जितना प्रोडक्ट हमने बनाया बेसिकली उतना ही तो हमें पैसा मिला, पेमेंट उतनी की तो हुई, चाहे वो लेबर को हुई, स्टाफ को हुई, या जो फैक्टर्स हो, जितने भी चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन चारों को अपना अपना हिस्सा मिल गया, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल गया। तो बेसिकली वो सिर्फ उस साल का एडिशन ही तो मिला। तो चाहे हम आउटपुट से काउंट कर लें, चाहे हम
उसका जो वो पेमेंट हुआ, जो रिटर्न मिला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, उसको हम एक जगह काउंट कर लें तो भी वही चीज है। या फिर इन लोगों ने जो पैसे खर्च किए, वो जो उन्होंने उसके एक्सपेंसेस किए, अगर किसी ने सेव भी किया तो बैंक में रखे, वो भी नॉलेज में है। तो वो सारे पैसे खर्च हो गए, तो यानी एक्सपेंसेस जितने टोटल हुए हैं वो एक्सपेंडिचर कर लिया। यानी वो मेरे पास पूरी सैलरी आई, मैंने उसमें से कुछ पैसे सामान खरीदा, कुछ सेव करके बैंक में रख लिए मैंने, तो मेरे पास पूरा एक्सपेंडिचर तो वो चला गया ना, या तो बैंक में है या उनके इन्वेस्टमेंट कर दिया है मैंने कहीं पे, या फिर मैंने उसको खर्च कर लिया, एक्सपेंसेस कर दिए खाने पीने की चीजों में, ये चीज किसी में भी। तो किसी भी चीज में आ जाइए, वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए रिजल्ट। आप आउटपुट मेथड से करें, या आप उसको क्या कहते हैं इनकम मेथड से करें, या एक्सपेंडिचर मेथड से करें। ठीक है, अब हम पहले आउटपुट मेथड को लेकर चलते हैं। आउटपुट या इसको प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, जैसे मैंने बताया भी, और इसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। वैल्यू एडेड मेथड क्यों कहते हैं, मैं आपको उसमें समझाऊं, क्योंकि मैं वैल्यू एडेड की तरफ से ही आपको ये तरीका समझाऊंगा कि किस तरीके से आप निकालेंगे। देखिए, वैल्यू एडेड का मतलब होता है किसी चीज में आपने एक वैल्यू को ऐड कर देना, बस वो वैल्यू कितनी है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल दूं, आपने एक लकड़ी का पीस खरीदा, आपने एक लकड़ी का वुड पीस आपने खरीदा, और खरीद के आपने कितने का खरीदा, वो 100 रुपए में, 100 रुपए में आपने एक लकड़ी का पीस खरीदा। उस लकड़ी के पीस से आपने उसको काट पीट के एक चेयर बना दिया आपने एक, ओके, एंड नाउ यू वांट टू सेल दिस चेयर। तो आप क्या करेंगे, जाहिर है 100 का तो आपने खरीदा है, आपने फिर उसमें काम किया, मेहनत की है, दैट मीन्स द प्राइस ऑफ द चेयर मस्ट बी मोर देन दिस पीस। सपोज कर लीजिए इसको आपने 150 का बेच दिया, तो क्या ऐड हुआ, 150 का आपने बेचा है, 100 का तो हमने पहले ही लगाया था, इसका मतलब कितना बचा, ये 50 जो है ये वैल्यू एडेड है। आपने क्या किया, सेम पीस ऑफ वुड है, यू जस्ट एड द वैल्यू एंड द प्राइस ऑफ चेयर इंक्रीज्ड। आपने उसके अंदर सिर्फ अपनी वैल्यू ऐड की, आपने उसको काटा पीटा, आरी से काटा, चौबे ठोके, ये सब किया, वो आपने वैल्यू ऐड की उसके अंदर। वो वैल्यू कितनी ऐड हुई है, 50। बेसिकली नेशनल इनकम के अंदर हम इस वैल्यू को ही ऐड करते हैं, यही वैल्यू देखनी होती है। आपने जनरली देखा होगा हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट, टैक्स और क्या कहते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट सब निकाल देते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस साल के अंदर वैल्यू एडिशन कितना हुआ है प्रोडक्ट में, उसको हम इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले में हम पूरी इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं पहले। अब हमें हर प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड देखनी है ना, तो उसको करने के लिए हम पहले करेंगे ये कि हम पूरी इकोनॉमी को उसके सेक्टर्स में बांट देंगे, जिसमें एक सा काम होता हो, उसको अलग अलग फिर हम ऐड कर लेंगे और इनकम आ जाएगी। जैसे पहला जो हम एक सेक्टर बनाते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हम क्या क्या ले लेते हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर है, फिशरीज है, फॉरेस्ट्रीज है, ये सारी चीजें हम एक प्राइमरी सेक्टर में ले लेते हैं कि पहले हम इसकी इनकम इसी सेक्टर में काउंट करेंगे, फिर टोटल में मिला देंगे। इसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर होता है एक। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है, जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ले लेते हैं, फर्म्स जो मैन्युफैक्चर करके बेच रही हैं, या रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर ले लेते हैं। इस सेक्टर की पहले हम यही काउंट करेंगे, ठीक है। और तीसरा लेते हैं हम टर्शरी सेंटर। इसके अंदर बेसिकली हम सर्विस सेक्टर को लेते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, बैंकिंग सर्विस है, इंश्योरेंस, बहुत सारी जो हमारे यहाँ पूरी कंट्री में, पूरी दुनिया में सर्विसेज होती हैं, उसको हम इसमें ले लेते हैं। अब हमें करना यह होता है कि इन तीनों का हमने पहले अलग अलग इनकम निकाल ली, फिर तीनों को ऐड कर दिया और हमारा नेशनल इनकम निकल के आ गई। तो मान लीजिए कि हमने एक प्रोडक्ट को हम लेके चले, इसका एक प्रोडक्ट हम लेके चले, एग्जाम्पल ले लीजिए हमने, ठीक है।
अब इसके एक प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, आउटपुट, इंटरमीडिएट गुड्स और उसमें जो सर्विस यूज हुई है वो, या डेप्रिसिएशन कॉस्ट। क्या क्या चाहिए हमें? बल्कि ग्रॉस आउटपुट है ये। ग्रॉस प्रोडक्ट ही लिख लीजिए इसे। ग्रॉस प्रोडक्ट पहला चाहिए, दूसरा चाहिए इंटरमीडिएट गुड्स प्लस सर्विसेज जो लगी हैं इसके अंदर, ठीक है। और तीसरी क्या चीज है, हमें इसका, हमारे डेप्रिसिएशन कॉस्ट का मतलब होता है कि हमारे पास जो मशीनें हैं उसमें कितना वियर एंड टियर आया। कोई चीज बीच में टूट गया पार्ट, तो हमने वो उसको पार्ट को रिप्लेस किया, तो मशीन की जो हम लोग मेंटेनेंस में जो खर्चा आता है उस एक्सपेंसेस को डेप्रिसिएशन कॉस्ट कहते हैं। डेप्रिसिएशन कॉस्ट, ठीक है। अब हमारे पास ये तीन चीजें हैं, ग्रॉस प्रोडक्ट है, ग्रॉस आउटपुट, इसको कंफ्यूजन होगा, सॉरी, इसको आप आउटपुट ही लिखिए ताकि वो आगे जब हम नेशनल प्रोडक्ट वगैरह आउटपुट लिखेंगे तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ग्रॉस आउटपुट है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं और उसकी सर्विसेज हैं, और हमारे पास डेप्रिसिएशन कॉस्ट है। अब हम क्या करेंगे, हम इनकम निकाल रहे हैं किसी एक प्रोडक्ट की। पहले उसके लिए हम ये ग्रॉस आउटपुट ले लेंगे, ग्रॉस आउटपुट हमने ले लिया, और इस ग्रॉस आउटपुट में से हम वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स निकाल देंगे। निकालेंगे अब क्या, रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट, ये इंटरेस्ट नहीं है, इंटरमीडिएट गुड्स के जो एक्सपेंसेस हैं वो हमने इसके अंदर से निकाल दिए। जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास सिर्फ वैल्यू एडेड बचेगा। देखिए जो हमने लगाया वो निकाल दिया, जो लकड़ी का पीस हमने खरीदा था उस लकड़ी के पीस की कीमत हमने निकाल दी, 50 बचा ना हमारे पास, तो वो 50 के अंदर अभी ये लगा। अब जो हमें यहां पर मिलेगा वो हमें मिलेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब हमें सिर्फ ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल गया, ठीक है, ये आप कह लिए वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट हमें मिल गई, वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू ग्रॉस वैल्यू एडेड के इस ग्रॉस को नेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस ग्रॉस को नेट करने के लिए हम इसमें से डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकाल देंगे। जब हमने डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकाल दी तो हमारे पास क्या बचा, नेट वैल्यू एडेड। नेट वैल्यू एडेड मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, हमें क्या मिला, नेट वैल्यू एडेड। अब हमें एक प्रोडक्ट का नेट वैल्यू एडेड मिल गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इस सेक्टर के एक प्रोडक्ट का हमें वैल्यू एडेड मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस सेक्टर के पूरे का वैल्यू एडेड यहां पर कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय प्राइमरी सेक्टर। हमें प्राइमरी सेक्टर का टोटल वैल्यू एडेड मिल गया, प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडेड मिल गया हमें, नेट वैल्यू एडेड प्राइमरी सेक्टर का, इसका मिल गया। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे, ऐसे ही हम इसका निकालेंगे, और जब ये तीनों के निकल जाएंगे इसका निकाल लिया हमने, इसका निकाल लिया हमने, और इसका निकाल लिया, उसके बाद ये टोटल आ गया। ये क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया हमारा नेट वैल्यू एडेड ऑफ ऑल दी सेक्टर्स, नेट वैल्यू एडेड ऑफ ऑल दी सेक्टर्स। अब ये क्या निकल गया, ये बेसिकली आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल कर आ गया। ये क्या है, हमारी डोमेस्टिक के अंदर जो वैल्यू ऐड की गई इस साल के अंदर पूरी, वो निकल कर आया। तो ये क्या है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर से आपको कुछ और निकालना होगा, वो क्या होगा, टैक्सेस। अभी तो आप टैक्सेस दे रहे हैं ना, आपके पास इनकम तो आई, 50 रुपए तो आपके पास आए लकड़ी के पीस में से, लेकिन इसमें से अभी आपको टैक्स भी तो देना है ना।
तो आप इसके अंदर से एनडीपी के अंदर से आप टैक्सेस निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन आपको कुछ सब्सिडीज भी मिली होती है, गवर्नमेंट लोगों कंपनीज को और लोगों को सब्सिडीज भी देती है, तो वो फिर आपको प्लेस भी करनी होगी इसके अंदर। फिर आपको वो प्लेस करनी होगी, और जब सब्सिडीज भी इसके अंदर मिल गई तो आपकी एक नेट वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर आपको इनकम, ये काम लोग बाहर भी कर रहे हैं, वो भी वैल्यू ऐड करके भेज रहे हैं आपके पास। ये काम तो लोग बाहर जॉब कर रहे हैं, लोग वो पैसा अपने घर भेजते हैं, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको प्लस करनी होगी इसके अंदर। नेट इनकम, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या मतलब है? आपने जो इनकम अपनी कंट्री में बाहर से लाए और यहां से जो इनकम बाहर गई, उनका डिफरेंस, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हमारे पास ये क्या बचेगा? अब हमारे पास बचेगा नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहां नेट नेशनल प्रोडक्ट तो मिल गया, फैक्टर कॉस्ट कहने का क्या जरूरत थी? देखिए फैक्टर कॉस्ट वही तो है जो मैं कह रहा हूं कि शुरू से वो लकड़ी के पीस पे 50 रुपीस है, वही तो फैक्टर कॉस्ट है। वो तो बाकी रॉ मटेरियल था, आपने लगाया उसको, टूल्स उसके अंदर लगाए, आपने सब किया। आपको एंड में जो प्रॉफिट मिला है, जो आपने एडिशन वैल्यू ऐड की है, वो वैल्यू जो आपको मिली है, वो फैक्टर कॉस्ट है बेसिकली। अब देखते हैं ना, नेशनल इनकम, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस वो होती है जिसमें टोटल होता है, टैक्स वैक्स सब कुछ होता है उसके अंदर। लेकिन जो फैक्टर कॉस्ट होती है उसमें सिर्फ वो लगाया जाता है कि जो मैंने काम किया, वैल्यू ऐड की अपनी अपनी क्षमता से और अपनी ताकत से, उसकी क्या वैल्यू है। तो यहां जो अब हमें मिली नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी पूरी कंट्री में फैक्टर की कॉस्ट पर जो इनकम निकली है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जितना कमाया है पूरे साल में, वो हमें एक जगह निकल के आ गया। और यही हमारी नेशनल इनकम है, यही हमारी नेशनल इनकम है। हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं अपनी, तो आउटपुट मेथड से निकालने का यही तरीका है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। दोबारा देखिएगा एक बार अगर ना समझ में आया हो। अच्छा, मैं अब इसमें दो बात आपको बताऊं कि देखिए कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि ये जो मेथड है ये साइंटिफिक नहीं है, अनसाइंटिफिक है। उनका कहना ये है कि वो ये कहते हैं कि साहब इसके अंदर फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ली गई हैं, या जो मार्केट में आई हैं, बिकने के लिए आई हैं, या जो बिक गई हैं। लेकिन बाकी और चीजें प्रोडक्ट बनते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स भी बनती हैं किसी कंपनी के लिए, वो फिनिश गुड होती है। एक टायर है कंपनी का, एक कंपनी टायर बनाकर बेच रही है, उस कंपनी के लिए तो वो टायर फिनिश गुड है, लेकिन कार कंपनी के लिए ये इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हम ये जो डेटा लेते हैं, ये बेसिकली फर्म्स एक रिटर्न भरती हैं, उसके वहां से हम ये डेटा लेते हैं। अब सवाल ये होता है कि जहां पर जैसे एडवांस कंट्रीज हैं वहां रिटर्न आसानी से भर दिया जाता है, जहां नहीं भरा जाता वहां पर वो सेंसस होता है, ठीक है। और इसी तरीके से इंडिया के अंदर हर 10 साल बाद सेंसस होता है। एक इंटरमीडिएट सेंसस बीच में हो जाता है, लेकिन जो कंप्लीट सेंसस है वो 10 साल बाद होता है। तो इस पर रिलायबिलिटी थोड़ी कम है, ठीक है। और जो बाकी इंफॉर्मेशन बचती है वो एक्साइज वगैरह से हम ले लेते हैं, एक्साइज ड्यूटी जो लगाते हैं उनसे हम ले लेते हैं, वहां से हमें एक्साइज है या कस्टम वगैरह है, इनसे हम ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसको मेजर करने में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो इसको मेजर करने में जब किया जाता है तो आदमी डिलेमा में रहता है कि ये कैसे ऐड करें, वो कहाँ ऐड होगा। उसमें कुछ चीजें हैं, उसको और देख लें। देखिए पहली प्रॉब्लम जनरली जो फेस करते हैं मेजर करने में, वो होती है अनपेड सर्विसेज की। अनपेड सर्विसेज कौन सी होती हैं? हमारी मदर है, हमारी सिस्टर हैं, या वाइफ्स हैं, वो घर पे खाना बनाती हैं। अब वो खाने में वैल्यू तो ऐड करती हैं,
वैल्यू ऐड करके हमें खाना देती है, हम लोग खा लेते हैं। अगर यही काम हम किसी सर्वेंट से कराएं तो हमें सर्वेंट को पे करना होगा ना, लेकिन घर में हम किसी को पे नहीं करते। तो ये अनपेड सर्विसेज है, ये कहां ऐड हो रही है? वैल्यू तो ऐड हो रही है ना, कंट्री के अंदर वैल्यू तो ऐड हो रही है हर घर में, लेकिन वो काउंट नहीं हो रही है। ठीक है, क्लीनिंग है, आप अपने घर की क्लीनिंग खुद कीजिए, हाँ मैंने साफ कर लिया, लेकिन आप क्लीनर बुलाएंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब जितना पैसा आपने क्लीनर ने को दिया है वो पैसे की वैल्यू ऐड आपने भी तो अपने घर में की है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि साहब ये जो अनपेड सर्विसेज हैं ये ऐड नहीं हो पाती हैं। एक होता है इसका क्या कहते हैं, डबल काउंटिंग। कभी कभी वैल्यू दो बार ऐड हो जाती है, यानी एक ही चीज की वैल्यू दो बार ऐड हो जाती है, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो होता कैसे है कि अब आप एग्जांपल ले लीजिए स्टील इंडस्ट्री का। स्टील इंडस्ट्री और से स्टील बनाती है, जब उन्होंने स्टील बना के मार्केट में भेजा तो उसकी वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है, अब वो स्टील कार की कंपनी ने खरीदा, कार की कंपनी ने स्टील से कार बनाई और कार बनाकर फिर उन्होंने आगे भेज दी, फिर वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तीसरी है स्टॉक एप्रिसिएशन। देखिए होता ये है, स्टॉक एप्रिशिएट किया जाता है, पिछले साल का जो स्टॉक हमारे यहां होता है, क्लोजिंग होता है, उसमें कुछ बचा होता है वो इधर ऐड कर दिया जाता है, उससे स्टॉक एप्रिशिएट करता है हमारा। ठीक है, और इस साल के एंड में जिसमें हम काउंट कर रहे हैं लास्ट का कुछ इस तरह का प्रोडक्ट होता है जो इसमें ऐड नहीं हो पाता, वो अगले साल होता है। ये कंफ्यूजन रहता है हमेशा। ठीक है, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस तो एक है ही, आपको अंदाजा होगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का ये है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो आपका पैसा जा रहा है आ रहा है। अब कोई चीज आपने यहां पर आपने इनकम में उसको लिया, आपने उस खरीद लिया और उसके बाद आपने कोई चीज इंपोर्ट की पेमेंट बाहर कर दिया, तो एक्सपेंडिचर मेथड में यह नहीं आएगा, है ना। तो ये एक थोड़ा सा एक सिस्टम रहता है कि इसमें आपने इनकम में ऐड कर लिया लेकिन दूसरे में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, और जाहिर है आप कुछ ले रहे हैं, आपने कुछ एक्सपोर्ट किया तो बाहर से भी इनकम आ रही है, तो एक थोड़ा सा इसमें डिलेमा रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब इनकम मेथड पर बात करते हैं। इनकम मेथड कौन सा होता है? देखिए इनकम मेथड जो है ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन साइड को लेकर चलता है। डिस्ट्रीब्यूशन साइड, जब आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, जो प्रोडक्शन हुआ उस प्रोडक्शन की जितनी वैल्यू है, जो उस वक्त वैल्यू ऐड की गई है, वो वैल्यू सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चली जाती है। रेंट चला जाता है लैंड को, वेज चली जाती है लेबर को, प्रॉफिट चला जाता है एंटरप्रेन्योर को, और इंटरेस्ट चला जाता है कैपिटल को। ठीक है, ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम काम करता है जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसके बाद ये काम करता है। और ये सिस्टम ये क्या कहता है? ये सिस्टम कहता है कि नेशनल इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग अप ऑफ ऑल द इनकम्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ए कंट्री इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। क्या क्या हुआ इसके अंदर? इनकम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अब ऑर्गेनाइजेशंस भी तो काम कर रही हैं, वो भी तो कमा रही है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन की इनकम हो, इंडिविजुअल की हो, किसी की भी हो, वो सबको हमें एक जगह जमा करना है। कब? किसी एक कंट्री की एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम के अंदर, जो हमारे फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल टू मार्च। ठीक है, तो ये अच्छा, ये तो हम सिर्फ इनकम ले रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी वैल्यू एडेड ही है खाली, इसके अंदर तो डेप्रिसिएशन ये सब चीज है ही नहीं, ये तो सब निकाल कर ही पेमेंट दिया गया है। ठीक है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल कर दिया है, ये तो हमारी सिर्फ जो हमने वैल्यू ऐड की है वो है। जब वैल्यू एडेड ही हमें मिल रहा है तो इसमें से कुछ निकालने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, किस किस फॉर्म में ये इनकम आती है? अब देखिए हमने कहा ना, सारे सेक्टर्स को जो भी इनकम आ रही, अब चाहे उसके अंदर वेजेस आ रही हो, सैलरीज आ रही हो, रेंट्स हो, रॉयल्टीज हो, इंटरेस्ट रेट हो जो लोन पर पेमेंट किया जाता है, प्रॉफिट हो कंपनीज का, चाहे वो प्राइवेट बिजनेस हो, फर्म्स हो, फिशरमैन हो, ट्रेडर हो,
सबकी इनकम को एक जगह मिला लिया जाता है और वही हमारी नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट होती है। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में फिर बता रहा हूं वही है जो सिर्फ एडिशन है, इसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, डेप्रिसिएशन नहीं है, जो हमने ऐड किया बस वही है, हमें वही तो पेमेंट मिलती है। आपने काम किया, जो मैंने लकड़ी के वुड का आप सोच रहे होंगे बार बार सर उसी का एग्जाम्पल दे देते हैं, समझना उससे आसान हो जाता है। लकड़ी के पीस में आपने 50 रुपीस ही ऐड की, वो आपको मिल गई, ये वही 50 रुपीस सबके जमा करके एक जगह हमने कर ली है सबके, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि सारे एम्प्लॉयज हैं वो अपना टैक्स वगैरह भरते हैं, अपना रिटर्न्स भरते हैं, तो ये आसानी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये सारे डेटा हमें मिल जाता है और उसी से हम इसको काउंट कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि एडवांस कंट्री के अंदर तो बहुत आसान है, सारे लोग रिटर्न भरते हैं, डेटा वहां से लेते हैं, सबकी इनकम मिल जाती है और उससे कर लेते हैं। लेकिन डेवलप्ड कंट्री हैं, वहां ये चीजें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वहां कुछ लोग टैक्स भरते हैं, कुछ नहीं भरते। अब उसके अंदर आपने देखा होगा टैक्स इवेजन भी होता है, इलीगल मेथड जो होते हैं टैक्स से बचने के लिए वो भी किए जाते हैं। उन जगहों पर ये मेथड वैलिड नहीं हो पाते, ये काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो चलिए इसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं। मैंने कैमरा रोक के प्रॉब्लम्स को लिख लिया है। देखिए इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती है पहली मिक्स्ड इनकम की। मिक्स्ड इनकम का मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मान लीजिए एक बड़ी सी फील्ड है, खेत जिसको हम बोलते हैं, खेत है, उसके अंदर मैं काम कर रहा हूं। अब वो मेरा खेत है, ठीक है, लैंड मेरी है, मैंने ही बीज वगैरह लगाया, कैपिटल मैंने ही लगाया और मेरी ही लेबर है उसमें। अब ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप मेरी सारी इनकम्स को अलग अलग काउंट करें कि मेरा कौन से फैक्टर में कितना है, लेबर का कितना है, कैपिटल का कितना है और लैंड का कितना है। तो जो मिक्स्ड इनकम होती है वहां पर बहुत मुश्किल हो जाता है इनकम मेथड का काम करना। ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं, ट्रांसफर पेमेंट कहिए, ट्रांसफर इनकम कहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो, देखिए इसके अंदर हमने कहा ना कि सिर्फ वो इनकम हम ऐड करते हैं जो कि प्रोडक्शन के ऊपर मिलती है, जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है, उस इनकम को हम काउंट कर रहे हैं। लेकिन और इनकम होती हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है, कंपनसेशन होता है, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स होते हैं, या आप कह लीजिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट होता है, पॉकेट मनी हम बच्चों को देते हैं, या आप स्कॉलरशिप से लीजिए जो बच्चों को मिलती है, गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, ये सब इसके अंदर काउंट नहीं होते हैं। इसमें हम सिर्फ लेके चलते हैं कि जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिवॉर्ड मिला है, ठीक है। इसलिए यहां थोड़ी सी इसको काउंट करने में प्रॉब्लम आती है। तीसरी बात क्या है, इंप्यूटेड इनकम या इंप्यूटेड पेमेंट्स कहिए। ये बेसिकली मैं अपने घर में रह रहा हूं तो मैं अपने घर का तो किराया नहीं दे रहा, लेकिन यही घर अगर मैं किसी और को किराए पर दे दूंगा तो वो तो मुझे किराया देगा ना। सपोज कर लीजिए मेरा घर 20,000 रुपए महीना किराए पर उठ सकता है, लेकिन मैं उसके अंदर खुद रह रहा हूं, तो बेसिकली 20,000 रुपया तो मेरी इनकम में ऐड हो रहा है ना। मैं खुद रह रहा हूं, मैं उसको खुद यूज कर रहा हूं, लेकिन कोई वैल्यू तो है ना उसकी प्रॉपर्टी की। तो ये वैल्यू जाहिर है, मैं अपने मकान में रहता हूं तो मैं ऐड थोड़ी करता हूं, ऐड नहीं होते हैं उसमें, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, देखिए एक पार्क है, गवर्नमेंट एक पार्क बनाती है, अब वो पार्क में सब लोग जाते हैं, कहीं ये नहीं लिखा होगा कि साहब वही लोग जाएंगे जो टैक्स देते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के टैक्स से बना हुआ है, ठीक है। तो अब जो वो लोग जो उस पार्क को जाकर यूज कर रहे हैं, जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, जो टैक्स के स्लैब में नहीं आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो टैक्स नहीं दे रहे हैं जानकर, मैं बात कर रहा हूं जो टैक्स के स्लैब में नहीं आ रहे हैं, जिनकी इनकम कम है, वो अभी टैक्स देंगे ही नहीं, लीगली नहीं देंगे, लेकिन पार्क का तो यूज वो भी कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब अगर उस पार्क पर कोई टिकट होता तो उन्हें कुछ पे करना होता, तो एक पोर्शन बनता उसका, उस पार्क का, है ना। तो यहां पर जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं उसके सारे रिवॉर्ड्स नहीं होते, हालांकि इनकम होती है उनकी, लेकिन वो काउंट नहीं की जाती, ठीक है। चलिए आखिरी है एक्सपेंडिचर मेथड, उसको और देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, ये जैसे मैंने यह फिगर शुरू में एकदम फिगर बना के समझाया था, उससे आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिकली आपने जो अपनी स्पेंडिंग की है, चाहे वो कंजम्पशन पर की हो या आपने चाहे उसको
इन्वेस्टमेंट पर की हो, वो सारी इनकम को जब हम एक जगह जोड़ लेते हैं तो उसको हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं, यानी स्पेंडिंग देखते हैं हम, कंजम्पशन में हो या इन्वेस्टमेंट में हो। तो इसमें बेसिकली हम दो ही एलिमेंट होते हैं जिसको काउंट करते हैं, एक लेते हैं हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एक हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आपके पास जितनी इनकम मिलती है, जितनी सैलरी आपको मिलेगी, जितना आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उसमें या तो आप कंज्यूम कर लेंगे या इन्वेस्ट कर लेंगे। जो आप सेव करते हैं बैंक में वो भी अल्टीमेटली इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप उसको ये मत सोचिए कि साहब हम तो सेव करते हैं, हम तो इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन आप बैंक में रख रहे हैं तो वो इन्वेस्ट हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। अब कंजम्पशन के अंदर कौन कौन सी चीज हो गई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चाहे वो हाउस होल्ड का हो, गवर्नमेंट का हो, पब्लिक सर्विसेज हो, कोई कंपनी खर्च कर रही है, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सारे गवर्नमेंट आउटलेज होते हैं, ये सब के सब इसके अंदर ऐड कर लिए जाते हैं कि किस सेक्टर का किसका कितना है, वो सब एक्सपेंडिचर को एक जगह कर लेते हैं हम, और वो एक इनकम बन जाती है हमारी कंजम्पशन की तरफ से, नेशनल इनकम फ्रॉम कंजम्पशन साइड, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट जो होता है, ये तो सारे एक्सपेंडिचर जो आप करते हैं जो बेसिकली फिक्स कैपिटल के ऊपर होते हैं, जैसे आपने प्लांट लगाया, बिल्डिंग लगाई, मशीनरी लिया आपने, ये सारे हो जाते हैं। इसके अंदर हम लोग जो है वो रॉ मटेरियल वगैरह को नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग फाइनल जो आपका पेमेंट है उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। यानी हम फाइनल गुड्स की वैल्यू लेकर चलते हैं, इसके अंदर रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं। उसकी वजह ये भी होती है क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाती है। सपोज कर लीजिए आपने एक टायर की वैल्यू लगा दी, कार में जो टायर लगते हैं बस में, कार में आपने एक टायर की वैल्यू लगा दी पहले, ठीक है। उसके बाद वो टायर कार वाली कंपनी ने खरीदा और उस कार को बेच दिया, तो जब वो कार को बेचेगा तो इस टायर की वैल्यू उसमें लगी होगी ना, तो यहां डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए यहां जो परचेजिंग है वो सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की परचेजिंग को काउंट किया जाता है, इंटरमीडिएट या रॉ मटेरियल की वैल्यू को काउंट नहीं किया जाता। और इसके अंदर जो फाइनल असेट्स के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है उसको भी काउंट नहीं करते हैं। जो फाइनल असेट्स हम लोग लेते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्ट हो रही है एक तरीके से, वो दूसरी तरफ जा रही हैं, उनको ऐड नहीं। हाँ, जो हमारी इंटरनेशनल असेट्स हैं जो हमने दूसरी कंट्री की ले रखी हैं उसकी वैल्यू ऐड करते हैं, लेकिन वो भी नेट, क्योंकि हमारे यहां भी तो किसी ने ले रखी होंगी ना सिक्योरिटीज, तो हमें उसको पे भी करना पड़ेगा। तो जो उसकी नेट वैल्यू है उसको हम ऐड कर लेते हैं। अब वो सिक्योरिटी प्राइवेट ने ली हो, गवर्नमेंट ने ली हो, किसी ने भी उनके ऊपर एक्सपेंडिचर किया हो, वो है। अच्छा, दूसरी चीज जो हमारा न्यूली क्रिएटेड कैपिटल होता है, जो हमने इसी साल क्रिएट किया कैपिटल, ठीक है, तो लेकिन वो तो एक नया कैपिटल मार्केट में आया ना, उसको हम ऐड करेंगे। जो पुराना रॉ मटेरियल ये सब हमने खरीदा है, जो चल रहा है, उसको खरीद के हमने लगाया, उसको ऐड नहीं करेंगे। लेकिन हमने कोई इसी साल क्रिएट किया है नया, तो वो तो हमारी इकोनॉमी के अंदर आया ही इस साल है, उसको हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रॉब्लम्स को और देख लेते हैं। मैं कैमरा रोक के लिख लेता हूं ताकि थोड़ा सा समझाने में आसानी हो जाती है, वक्त बच जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहली प्रॉब्लम है, एड ओनली सोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ ओनली वैल्यू ऑफ सोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। एक कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसमें बेसिकली कुछ प्रोडक्ट बिकता है, कुछ रखा रह जाता है, बात के लिए भी नहीं बिक पाता फौरन उस साल में, वो तो वैल्यू उसके अंदर ऐड नहीं की गई है, लेकिन उसके ऊपर एक्सपेंसेस तो हुए हैं ना। लेकिन हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो कहां बिका जाके, हम उधर उसको देख रहे हैं, उसके जो इनपुट के प्राइस है वो लगकर एक जगह रखे हुए हैं। तो एक प्रॉब्लम आती है हमारे कि इसके अंदर हम लोग सिर्फ जो है वो एक्सपेंडिचर लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट प्राइस के ऊपर, फैक्टर कॉस्ट बेस पे हम नहीं ले रहे हैं, जो इधर लगा है वो हमने नहीं काउंट किया, सिर्फ मार्केट प्राइस पर है। दूसरी बात है एक्सपेंडिचर, वो सॉरी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आपने यहां पर कोई चीज बनाई है और आपने यहीं पर बेच दी तो ठीक है, एक्सपेंसेस लग गए, लेकिन कुछ बनकर बाहर चली गई, आपने बाहर से खरीद ली, तो वो एक्सपेंडिचर तो इसमें नहीं लग रहा ना, वो तो बाहर वाले के एक्सपेंडिचर में लग रहा है, लेकिन वो बनी हमारी कंट्री में। तो एक प्रॉब्लम ये आती है। ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज हैं, इस इनकम में से हमने टोटल एक्सपेंडिचर जो किया उसको उठाकर हमने काउंट कर लिया, ना हमने उसके अंदर ये देखा टैक्स कितने हैं, कितने टैक्स पे करने, ना हम सब्सिडीज को ऐड कर रहे हैं इसके अंदर।
तो ये एक प्रॉब्लम रह जाती है, हमें इसके अंदर में सब्सिडी को ऐड करना होता है और जो डायरेक्ट टैक्सेस है उनको निकालना होता है। इसी तरीके से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, मैंने यहां कोई चीज प्रोड्यूस की और मैंने उसको बेची, वो एक्सपेंस जितना आया उसको मैंने काउंट कर लिया, लग गया। लेकिन कुछ लोग ने इन्वेस्टमेंट बाहर किया हुआ है, बाहर से आ रही है इनकम। मान ली किसी ने कोई एक मकान वहां पर एक अपनी बिल्डिंग खरीदी हुई है, वो वहां रहता है लेकिन उसकी इनकम इधर आ रही है, रेंट उसका इधर आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर काउंट नहीं हो पाती हैं, जिससे कि इसके काउंट करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। लेकिन सिस्टम है किसी ना किसी तरह चल ही रहा है, ठीक है। सब लोग कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। तो थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो और मुझे उम्मीद है ये सब आपके समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।